अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 634वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म, वो बेचारा एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे नंबर लाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक देता है। उसके माँ बाप उसके डाइट का पूरा ध्यान रखते हैं, उसकी एक एक चीज़, उसके स्टडी, उसके ट्यूशन्स, उसकी क्लासेस। क्यों? बोले यार, बच्चे ने 10th के अंदर अच्छे से अच्छा परसेंटेज लाना चाहिए, 12th में अच्छे से अच्छा परसेंटेज। जितना ज़्यादा इसका परसेंटेज आएगा ना, उतना ही इसका फ्यूचर ब्राइट होगा। मेडिकल में, इंजीनियरिंग में जल्दी से इसका नंबर लग जाएगा। ऐसी हमारी थॉट्स होती है, ऐसा हम सोचते हैं, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस है अच्छी तरह से। जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना, तो वो 10th प्लस 12th का आपका रिज़ल्ट देखते हैं और परसेंटेज देखते हैं, और दोनों में अगर गैप है तो पूछते हैं वो कि भाई आपका 10th का जो परसेंटेज है वो 50% है और 12th का 80 है, तो ये 30% का जो गैप है वो किस वजह से है? अचानक में आपने जो इतने स्पीड के साथ में जंप मारी है वो किस वजह से? और अगर आपका परसेंटेज 10th का 12th का कम है और ग्रेजुएशन का परसेंटेज एकदम बेहतरीन है, तब भी बहुत सारी कंपनियां रिजेक्ट कर देती है। क्यों? उनको 10th और 12th का परसेंटेज भी परफेक्ट चाहिए। इसलिए माँ बाप, पेरेंट्स अपने बच्चों पे पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो, पूरी मेहनत बच्चों से लेते हैं, और वो बेचारे बच्चे रात दिन जाग कर पूरी मेहनत के साथ, पूरी मशक्क़त के साथ स्टडी करके एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब जाते हैं और पेपर लिखना शुरू करते हैं, और पेपर वगैरह देने के 2-3 दिन के बाद उनको पता चलता है कि उन्होंने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं वो पूरी मेहनत और मशक्क़त के बाद दिए हैं, लेकिन उसी एग्ज़ाम हॉल के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कभी वो सब्जेक्ट की किताब भी खोलकर नहीं देखे, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो 3-4 दिन पहले ही उनके पास में पहुंच गए थे। तो कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, उसके हिसाब से उन्होंने भरपूर तैयारी की हुई थी। आपने साल भर खून पसीना बहाया, आपसे ज़्यादा परसेंटेज अब उनको मिलने वाला है। क्यों? इसलिए कि क्वेश्चन पेपर तो लीक हो चुका था। अब मोहतरम बुजुर्गों, सोचो उन पेरेंट्स के ऊपर, उन स्टूडेंट्स के ऊपर क्या गुजरेंगी। और यही हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो बोर्ड है, CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल का बोर्ड है पूरे मुल्क के अंदर। आप देखो ना, बहुत सारे देड़ शाने वो ख़ास तौर पे अपने बच्चों को CBSE सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना चाहते। अरे भाई, आप स्टेट के सिलेबस से, अपने एरिया के, रीजन के बोर्ड के हिसाब से नहीं बोले, ये रीजन का बोर्ड, स्टेट का बोर्ड जो है ना, इनका एजुकेशन सही नहीं है, CBSE बोर्ड से पढ़ाओ। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, उसी CBSE बोर्ड में जब इस तरीके से छेद हो जाता है और इस तरीके के ऐसे बड़े बड़े स्कैम चलते हैं कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए CBSE बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ CBSE बोर्ड के पेपर लीक हो रहे हैं। वो पेपर तो पहले ही स्टूडेंट्स के पास पहुंच रहे हैं जिन्होंने कोई मेहनतें नहीं की हुई है। बताओ मुझे, आपके दिल पे क्या गुजरेंगी? आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके का एहतजाज हो रहा है, जिस तरीके से बच्चों के माँ बाप, पेरेंट्स परेशान हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि CBSE के पेपर वो लीक हो चुके थे। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी CBSE के पेपर लीक होके 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, पता चला FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होने वाला था, उसके भी पेपर लीक हो चुके हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, हमारे मुल्क में बेचारे जो मेहनत करने वाले हैं
वो रात दिन खून पसीना बहा के मेहनत करके ये समझते हैं कि हम मेहनत करके कुछ हासिल करेंगे, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो मेहनत करने वाले और जो इस तरीक़े से मशक्क़त करने वाले हैं, उनके हाथ में बाबा जी का ठुल्लू, और जो बग़ैर मेहनत के रेडीमेड जिनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ रहा है, वो बेचारे ज़िंदगी भर अय्याशी करके मौज मस्ती करके ऐन एग्ज़ाम के टाइम पर आपसे ज़्यादा परसेंटेज लेकर, जहाँ पे आपको मेहनत मशक्क़त के बाद में जॉब नहीं मिल रही है, वहाँ पे चीटिंग करके ये लोग पहुँच रहे हैं। यही तो हमारे यहाँ पर होता है। और ये चीज़ सिर्फ आज CBSE बोर्ड में या FCI में यहीं पर नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे, आपको ऐसा हमारा एक लंबा इतिहास मिलेगा पेपर लीक होने का। कहीं पे रेलवे बोर्ड के पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहीं पे किसी और बोर्ड के पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं पे किसी और जॉब के लिए जा रहे हैं तो पता चल रहा वहाँ के भी पेपर लीक हो चुके हैं। ये पेपर लीक होना हमारे यहाँ पे नई बात नहीं है। इसी वजह से हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फिसड्डी और सबसे ज़्यादा थर्ड क्लास और थर्ड ग्रेड अगर किसे समझा जाता है, वो हमारे यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को। हमारे यहाँ का अगर कोई इंसान किसी मुल्क में जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो पहले उसके डिग्रियों की पूरी तरह से जांच पड़ताल होती है। मैं आपको बता दूं, आप दुबई में जॉब के लिए अप्लाई करो, आप किसी और मुल्क में जॉब के लिए अप्लाई करो, वो मुल्क वाले क्या करते हैं पता है आपको? आप किसी भी मुल्क में अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अक्सर मुल्कों में, ख़ास तौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में और उसके अलावा बहुत सारे मुल्कों का ये कानून है, आपने यहाँ पे उनके कॉन्सुलेट में, उनकी एम्बेसी में ले जाकर अपनी सारी डिग्रियाँ, अपने सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे जमा कर देना। और कॉन्सुलेट और एम्बेसी वाले भी वो सारी डिग्रियों को, वो सारे सर्टिफिकेट्स को उसी टाइम पर एक्सेप्ट करते हैं जब वो आपके स्टेट के शिक्षण मंत्रालय यानी एजुकेशनल मिनिस्ट्री से वेरीफाई किए हुए होते हैं। आपको पहले उनका स्टैम्प, उनके साइन के साथ में वो सारे डिग्रीज़, वो सारे पेपर्स वेरीफाई कराने होते हैं। वहाँ पे उनको 15 दिन पहले तो मंत्रालय में रखना पड़ता है। मंत्रालय के लोग बराबर से तहकीक करते हैं कि आपने जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी की डिग्रियां यहाँ पे सबमिट की है, ये वहीं की है या नहीं है बोलकर। उनके वेरीफाई करने के बाद वो एम्बेसी वालों को देना पड़ते हैं। एम्बेसी वाले वेरीफाई करके आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद जाकर आप उस मुल्क के अंदर जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और ये चीज़ दूसरे मुल्कों के लिए लागू नहीं है। हमारे यहाँ के डिग्री होल्डर की ही इतनी ज़्यादा इंक्वायरी, इतनी ज़्यादा तहकीकात क्यों बदनाम हो गए हुए हैं हम चारों तरफ, कि हमारे मुल्क के अंदर पैसे दो, डिग्री लो, सर्टिफिकेट हासिल करो। और इसी वजह से हमारे मुल्क में भी जितनी MNC यानी बाहर मुल्कों की जो कंपनियां हैं और हमारे मुल्क की भी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको भरोसा नहीं है। जो कोई भी अप्लाई करता है वो पहले पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं सर्टिफिकेट्स का, डिग्रीज़ का, उसके बाद में ही वो किसी को अपने यहाँ पे काम करने का मौका देते हैं। भरोसा नहीं रहा लोगों को, इसलिए आप देखो बहुत सारे लोग IT डिग्रीज़ लेकर दूसरी और फैकल्टीज़ के अंदर बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स लेकर यूरोप के मुल्कों में चले जाते हैं, अमेरिकाज़ में चले जाते हैं। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, ऐसे अक्सर लोग बोले तुमको उन मुल्कों के अंदर पिज़्ज़ा पार्लर में काम करते हुए, बर्गर सप्लाई करते हुए या किसी रेस्टोरेंट के बेंच के ऊपर पोछा मारते हुए मिलेंगे। उसके अलावा वहाँ पे दूसरा कोई काम धंधा नहीं है बोले। हाँ, एक आधे ने अगर यहाँ से टैक्सी चलाने का सर्टिफिकेट या लाइसेंस लेकर चले गया था, वो थोड़ा बहुत वहाँ पे काम आता कि ज़्यादा से ज़्यादा बोले वो वहाँ पे टैक्सी चला सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों? बोगस सर्टिफिकेट, बोगस डिग्रियाँ। इसीलिए आप देखो हमारे मुल्क के अंदर जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पैसा दिया है, वो अपने बच्चों को या तो कनाडा पढ़ने के लिए भेज रहे हैं,
या तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, या तो न्यूजीलैंड भेज रहे हैं, या जो और ज़्यादा पैसे वाले हैं उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और मिशिगन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर वहाँ पे वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ की डिग्रियाँ ले रहे हैं। और ये जो ममालिक है आज के ज़माने में, बहुत सारे ममालिक वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, उसके अलावा रशिया है, बेलारूस है, उसके अतराफ़ के जो छोटे मोटे ममालिक है, उन मुल्कों के अंदर आपको इंडिया से आधे पैसे में आपका MBBS कंप्लीट होगा, आपकी डॉक्टर की डिग्री वहाँ पे मुकम्मल होगी और ख़र्चा भी इतना नहीं आएगा, और वहाँ की डिग्रियों को उतना रेप्यूटेशन भी है। तो अक्सर आज के नौजवान मैंने देखा जो समझदार किस्म के हैं, या जिनके माँ बाप को अल्लाह ने उतनी अंडरस्टैंडिंग दी है, वो अपने बच्चों को ऑलरेडी बाहर भेज रहे हैं। जाओ बाबा, यहाँ से आधे खर्चे में जब ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और रशिया में और कनाडा के अंदर तुम्हारा MBBS हो रहा है और वहाँ पे मेडिकल डिग्री मिल रही है, तो यहाँ फ़ायदा क्या है? क्योंकि डिग्री लेने के बाद में फिर मसाइल है, ये ओरिजिनल है क्या नहीं है बोल के। तो उससे अच्छा ये है वहाँ के गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हासिल करके वहाँ पे एजुकेशन हासिल करो। और बहुत सारे इंडियंस आप देखो ना, जो क्लास 1 की पोस्टों पर है, जैसे सुंदर पिचाई, जैसे सत्यम नडेला, ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा एजुकेशन बाहर मुल्कों के यूनिवर्सिटीज़ में कंप्लीट किया, वहीं पे जॉब शुरू किया और आज उन मुल्कों के अंदर CEO की सीट पर बैठे हुए हैं। उन्होंने यहाँ से कोई डिग्री लेकर नहीं गए, बल्कि मैं तो आपको बता दूँ, इनमें से बास तो वो है तरक्की के आसमान पे पहुँचने के बाद आज उनको दुनिया के सामने ये कहलाने में शर्म महसूस हो रही है कि हमारा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है और हम इंडियन है बोलकर। इसलिए कि ऐसे जितने भी लोग होते हैं वो अपने तरक्की और अपने कामयाबी को अपने यूनिवर्सिटीज़ के साथ में जोड़ते हैं। वो बोलते हैं हमने ऑक्सफोर्ड से MBA किया था, हमने कैम्ब्रिज से बिज़नेस में मास्टर की डिग्री ली थी, इसके लिए हम लोगों ने तरक्की की। हमारे मुल्क ने हमको क्या दिया? वहाँ से तो हम लोगों को बाहर निकलना था, तो पासपोर्ट बनाने के लिए हमको रिश्वत देनी पड़ी। जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आया था 1000 रुपये लिए बगैर, उसने तो वेरीफाई किया नहीं था। तो इतने तकलीफ़ों और इतने मुसीबतों के बाद पासपोर्ट बना, अब उसके बाद में क्या हम वहाँ की तारीफ़ करें? मैंने ऐसा सुना हूँ इंटरव्यू के अंदर। और जब ऐसे स्कैम होते हैं, CBSE का पेपर लीक, FCI का पेपर लीक, रेलवे बोर्ड का पेपर लीक, तो आपको क्या लगता है ये हमारा जो आज तक चैनल है, जो हमारे न्यूज़ चैनल्स है, पूरी दुनिया देखती है। और फिर दुनिया के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स, द टेलीग्राफ, ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर वो हेडिंग आती है कि देखो इंडिया के अंदर CBSE का पेपर लीक हो गया, FCI का पेपर लीक हो गया और रेलवे बोर्ड का पेपर लीक हो गया। तो वहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स को डर महसूस होता है, डर कि अब यहाँ के लोगों को हमने जॉब कैसे देना। इसके लिए आप देखो अक्सरियत आपको हमारे मुल्क के नौजवानों की दूसरे मुल्कों में थर्ड क्लास जो काम है, मेहनत के, मजदूरी के, टैक्सी चलाने के, हम्माली करने के, रोड रास्ते साफ़ करने के, नालियाँ साफ़ करने के, कॉरपोरेशन में काम करने के, आपको यही मिलेंगे, यही काम आपको करते हुए मिलेंगे। हम लोग पूरी दुनिया में जो फेमस है, जो मशहूर है, वो या तो गाने बजाने के लिए या फिर लोगों को नौटंकी करके दिखाने के लिए। इसके अलावा दुनिया जानती नहीं हमको। हमने ऐसा क्या इन्वेंशन किया हुआ है जिसकी वजह से लोग हमको सर आंखों पर उठाए, सिवाय ऐसे स्कैम्स के। और मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। मैं मलेशिया गया हुआ था सुबह सुबह के टाइम पे, मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड भी था। हम लोग एक कॉफ़ी शॉप में वहाँ पे बैठे हुए थे। अब अचानक में वो जो पोछा मारने वाला है, पोछा मारते मारते वो हमारे हिंदुस्तान के किसी फिल्म का गाना गा रहा है, वो करम खुदाया है। अब वो जो मेरा फ्रेंड था उसने एकदम से देखा कि एक पोछा मारने वाला पोछा मारते मारते वो करम खुदाया है, वो करम खुदाया है गाना गा रहा है। उसने मुझसे कहा, वाओ, सो मच स्वीट सॉन्ग,
मैंने कहा अच्छा। उसके बाद में वो जो पोछा मारने वाला था, मेरे फ्रेंड ने उसको आवाज़ दी, ए आतिफ असलम इधर आ। बोले इधर आ। अब वो गाना गाने वाला आया करीब में, तो मेरे फ्रेंड ने उससे हिंदी में पूछा, आपको इतना अच्छा गाना कैसे गाना आता है? उसने कहा आई कांट स्पीक हिंदी। मैंने कहा ओ, इफ़ यू डोंट कैन स्पीक हिंदी देन हाउ यू कैन सिंग हिंदी सॉन्ग? उसने कहा हिंदी मूवीज़, हिंदी एक्टर वेरी फेमस इन माई कंट्री। मैंने मेरे दोस्त से कहा देखो ये है फैक्ट, दुनिया हमको नाचने वालों के तौर पे, गाना गाने वालों के तौर पे, हमारे फिल्मों की वजह से पहचानती है। बाकी हमारे अंदर क्या है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, मैं दरख्वास्त करूँगा अपने पढ़ाई पे, अपने एजुकेशन पे ध्यान दो। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।